नसीब इश्क किस्त नंबर 6। ये तुम क्या कह रहे हो? अमान की बात सुन के वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो ये मोड़ देखेगा। वही कहा जो तुमने सुना। ये बुढ़ापे में पहुंचकर तुम्हारी कुव्वत समात तो नहीं कम हो गई। तुम्हारी बेटी से शादी इसीलिए की है क्योंकि मैं इसे पल पल तड़पाऊंगा और इसे देखकर तुम तड़पोगे। तब तुम्हें समझ आएगी कि जब किसी की माँ बेटी को तुम जैसे घटिया लोग अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं तो इनके दिल पर क्या गुजरती है। ज़रा बुलाओ अपनी बेटी को। दरवाजे में खड़ी है और वो देखो इसके चेहरे को। क्या नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर पाई जाने वाली खुशी इसके चेहरे पर है? आज तो सुबह सुबह बेचारी जल भी गई। दिल को ड्राइंग रूम के डोर में खड़े देखकर इसने मसनूई अफसोस करते हुए कहा। तो शम्स ने पीछे मुड़कर दिल की जानिब देखा। इसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। अमान की बात सुनकर वो चलती हुई शम्स के पास आई। मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। दिल को देखते हुए शम्स के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया तो वो इसे प्यार से अपने पास बुलाने लगा। दिल भी इसका लबो लहजा देखकर हैरान हुई। आज तक इसने कभी दिल से इतने प्यार से बात नहीं की थी। अचानक से दिल के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया वो समझ ना सकी। हालांकि इसी ने तो दिल को इस दलदल में डाला था। वो जैसे ही शम्स के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी, अमान ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे कर लिया। ना दिल मैडम, ये गलती मत करना। अभी तुम्हारे हाथ की जलन नहीं गई। रात को मैंने क्या समझाया था? अब ये शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अपने शौहर के पास खड़ी रहो। शम्स को तनफ्फर भरी नज़रों से देखते हुए इसने दिल को खींचकर अपने पीछे कर दिया, जो अपनी सुर्ख हुई हथेली को दुपट्टे में छुपाते हुए खामोशी से खड़ी हो भी गई। देखो अमान, मैं कह रहा हूँ कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। तुम्हें सरासर गलत फहमी हुई है। वहाँ दिल को भी मौजूद देखकर शम्स को ये डर सताने लगा कि कहीं इसके सामने ये बात ना खुल जाए कि दिल इसकी बेटी नहीं है। अब तुम जो भी बोलो शम्सुद्दीन, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। अपनी बेटी के आंसू देखकर तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है ना? इससे कहीं ज़्यादा दर्द मेरे बाबा जानी के दिल में हुआ था। मेरे दिल में हुआ था जब तुमने मेरी माँ की अस्मत दरी की थी, इन्हें जान से मार दिया था। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी को निकाह के बंधन में बांधे बगैर भी तुम जैसी घटिया हरकत कर सकता था, लेकिन मैं चाहकर भी तुम जैसा दरिंदा नहीं बन सका। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा करूंगा और अब तुम इस जगह होगे कि बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दूर से ही अपनी बेटी को पल पल मरते देखकर मर जाओगे। अपने माँ बाप के बारे में बात करते हुए इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो चुकी थीं। वो अपने आंसुओं पर बंद बांधना चाह रहा था, जो लम्हा ब लम्हा मुश्किल हो रहा था। आज आखिरी बार अपनी बेटी का दीदार करके जाओ। इसके बाद मरते दम तक तुम्हें इसकी शक्ल देखना नसीब नहीं होने दूंगा। मैं इस बात को अपने जहन में बिठाकर अगले 5 मिनट में यहाँ से दफ़ा हो जाना, नहीं तो ये काम करने के लिए गार्ड पहुँच जाएगा। ज़ब्त के आखिरी मराहिल से गुज़रता हुआ वो एक तनफ्फुर भरी निगाह शम्स पर डालकर वहाँ से चला गया। मामू, अमान क्या बोल रहा था और आपने इसे बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ये बात तो निकाह होने तक छुपानी थी ना। आप प्लीज़ चलकर इन्हें बताएं मैं मीना नहीं हूँ, प्लीज़। और मामा, मेरी मामा क्यों नहीं आई? वो काफ़ी देर से अमान के पीछे बुत बनी खड़ी थी और अमान की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। शम्स के चेहरे का उड़ा हुआ रंग इसे इस बात से आगाह कर रहा था कि अमान सच बोल रहा है।
ورنہ شمسुद्दीन ऐसा इंसान नहीं था कि खामोश रहे और अपने बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त करे। छोड़ो इसे, जो बोल रहा है, तुम मेरी बात सुनो। अमान के जाते ही इसने सुकून का सांस लिया और दिल की बातों को इग्नोर करते हुए इसे मतवज्जा करने लगा। जी मामू, मैं आपके साथ चल सकती हूँ ना? वो सवालिया नज़रों से इसे देखते हुए पूछने लगी। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी, पागल हो गई हो क्या? अब अमान तुम्हारा शौहर है और तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है। भूल जाओ हमें और अपनी माँ को। क्या पता थोड़े अरसे तक इसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो खुद ही लेकर आ जाएगा। दिल को बाजुओं से थामते हुए शम्स ने इधर उधर देखा। वहाँ किसी को मौजूद ना पाकर इसने अपनी चाल पर अमल करना शुरू किया। मामू, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं मामा को भूल जाऊं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी इज्जत की खातिर निकाह किया है और अब आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। शम्स के हाथों से अपने बाजू छुड़वाते हुए वो इससे 2 कदम दूर हो गई। बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। और हाँ, अमान को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। अगर तुमने इसे बताया तो तुम्हारी माँ मेरे पास ही है और अमान की बातें सुनी है ना। जब मैं इसकी माँ को मार सकता हूँ तो आगे तुम समझदार हो। दिल को बाजुओं से दबोचते हुए शम्स ने इसे वापस अपने रूबरू किया और इसे भी अपनी औकात दिखाने लगा। अमान ने 5 मिनट का वक्त दिया था। वो इस वक्त दिल को बुरी तरह खौफजदा करके जाना चाहता था और बखूबी इस पर अमल भी कर रहा था। मामू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मामा आपकी बहन हैं, आप इन्हें मारने की बातें कर रहे हैं। दिल इसे ज़ख्मी निगाहों से देखते हुए फ़कत इतना ही पूछ पाई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि 17 साल वो और इसकी माँ इतने घटिया इंसान के साथ रह रही थी, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक बेकसूर और मासूम लड़की को भेंट चढ़ा रहा था। तुम भी तो इसी बहन की बेटी हो। क्या मैं तुम पर कोई तरस खा रहा हूँ? नहीं ना। तो तुम ये उम्मीद कैसे लगा सकती हो कि मैं अपनी बहन के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता? घूरती हुई नज़रें दिल पर गाड़े इसने अपनी बकवास जारी रखी और इसके बाजू भी आज़ाद कर लिए। तभी गार्ड ने डोर नॉक किया तो वो इसे नज़रों से वार्निंग देते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा। मामू, मेरी बात सुने। इसे जाते हुए देखकर वो इसके पीछे लपकी, लेकिन गार्ड डोर बंद कर चुका था। अगर इसने मेरी मामा के साथ कुछ कर लिया तो मैं क्या करूँगी? अल्लाह जी, मैं कैसे अपनी मामा को बचाऊँगी? क्या करूँ मैं? ये इतना ख़तरनाक इंसान है। अल्लाह जी, मैं अमान के साथ बात करती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो वाकई मेरी मामा को मार देगा। बंद दरवाजे के साथ लगी वो खुद से ही सवालात जवाबात में हल ढूंढने लगी। इसके लब फड़फड़ा रहे थे। डर के मारे इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ की जलन कहीं गुम हो गई। अमान अपने रूम में ग्लास वॉल के पास खड़ा था। इस वक्त पर्दे साइड पर किए गए थे और नीचे लॉन और पोर्च का सारा मंजर साफ नज़र आ रहा था। शम्सुद्दीन को खरी खरी सुनाकर वो अपने कमरे में आया तो इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अपने माँ बाप के बारे में सोचकर इसका दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन अब वो ख़ुद को बहुत मजबूत बना चुका था। वो फ़ौरन से बेशतर बात में गया और मुँह धोकर ख़ुद को रिलैक्स करता वापस बाहर आ गया और गिलास डोर के पास खड़े होकर शम्स के जाने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर से जब वो वहाँ से नहीं गुज़रा तो अमान ने गार्ड को कॉल करके इसे बाहर फेंकने को कहा। गार्ड के अंदर आने के 1 मिनट बाद ही इसने शम्स को जाते हुए देखा तो वापस नीचे आ गया। अब वो दिल का रिएक्शन देखना चाहता था। अपने बाप के करतूतों पर इसे भरोसा है कि नहीं? आई हेट हिम। नफ़रत है मुझे इस जैसे घटिया इंसान से।
कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अल्लाह जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी मामा की हिफाजत करना, प्लीज़ अल्लाह जी। इसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो इसे दिल की आह पुकार सुनाई दी। वो कारपेट पर बैठी सर को हाथों में दिए बलक बलक रो रही थी। इसकी बातें सुनकर अमान के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो यही तो चाहता था कि शम्स की बेटी ही इससे नफ़रत करे। इसमें इसे अपनी जीत महसूस हुई। इसने सोचा कि दिल को वो शम्स से मुतनफ़िर करके अपनी जीत का कुछ हिस्सा हासिल कर चुका है। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया, कसम से। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें अपने बाप से इतनी जल्दी नफ़रत हो जाएगी। मैंने वो मोमेंट मिस कर दिया यार, जब तुम इस बुढ़े पर चिल्ला रही होगी, इसे बुरा भला कह रही होगी। मैंने सोचा अब यहाँ इमोशनल ड्रामा चलेगा, बाप बेटी खूब रोएं धोएंगे, बट यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले सीधा जाकर इसके पीछे खड़ा होते हुए मसनूई अफसोस से बोला, अमान मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरी मदद करेंगे। अपने पीछे अमान की आवाज़ सुनकर वो एक सेकंड में उठ खड़ी हुई। रोने के बायस इसकी आंखें और नाक सुर्ख हो चुके थे। इसकी सुर्ख नम गालों पर भी कुछ लटें चिपक चुकी थीं। इस वक्त इसकी गहरी ब्राउन आंखों में दुख, गुस्से और नफ़रत के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। अमान को वो इस वक्त बिल्कुल अकेली और बेसहारा लगी। इसे लगा कि वो गलत कर रहा है। जब दिल को अपने बाप से नफ़रत हो ही चुकी है तो ऐसे में इसे सज़ा देना वो गलत कर रहा है। नहीं बता सकती, आई नो। आप क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। और जहाँ तक आपकी बात है तो आपने शादी ही बदला लेने के लिए की है। अमान को सोचों में गर्क देखकर वो फिर से बोली, देखो दिल, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, बट वो कहते हैं ना कि माँ बाप का क्या, इनकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तो तुम्हारे बाप ने माजी में जो बोया है वही तुम अब काट रही हो और आगे भी काटोगी। मैं तुम्हारे बाप के किए गए जुल्म कभी भूल नहीं सकता। अमान ने जो इसके लिए महसूस किया वो ईमानदारी से बता भी दिया। अभी जो दिल के लिए इसके दिल में नर्म गोशा पैदा हुआ था वो वापस कहीं दूर जा सो गया। अभी उठो और जाओ किचन में। मैंने सब मुलाजिमों को छुट्टी दे दी है। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो किचन से लेकर सफाई और घर के सब काम तुम्हें ही करने हैं। और हाँ, ये जो कुछ तुम्हारा बाप लेकर आया है बाहर डस्टबिन में डाल देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप की हराम की कमाई मेरे पेट में जाए। इसने जब तक पर जोर देकर कहा, जैसे वो इस पर वाज़िया कर देना चाहता हो कि वो इसे मुस्तकिल यहाँ नहीं रखेगा। जारी है।